हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लैम्प। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए चलते हैं, हम एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला सवाल है, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन है आपके जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात या फिर उज्बेकिस्तान। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर के साथ भारत ने यह समझौता किया है जिसके तहत पनडुब्बी बचाव के लिए काम किया जाएगा, पनडुब्बी बचाव सहायता पर काम किया जाएगा। अब हम बाकी ऑप्शंस के बारे में भी देख लें तो जापान अभी काफ़ी समाचारों में है, क्योंकि जापान सबसे पहले तो अगर हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश के पासपोर्ट की वैल्यू कितनी होती है इसके बारे में बताया जाता है। तो इसमें पहला स्थान पर जापान है। भारत में इसका स्थान कितना है? भारत में इसका स्थान 85 है, 50वां स्थान है, और कुल 58 देशों ने भारत को के पासपोर्ट को मंजूरी दे रखी है। तो जापान इसके लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। जापान के साथ जो अभी हाल ही में कुछ समझौते किए गए हैं जिसमें कि कोविड-19 के लिए जापान ने 2113 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है भारत को कोविड से लड़ने के लिए। साथ ही जापान के साथ टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में एक समझौता हुआ है। भारत के साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सूचना एवं संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कॉपरेशन की भी बात की गई है जापान के साथ ही भारत का। और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुशल कामगारों के लिए, स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो एक समझौता किया गया है जिसमें कि कुशल कामगारों को जापान से आने और जाने की सुविधा के बारे में भी बात की गई है, जिसमें कि 14 सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। तो ये भी जापान के साथ समझौता हुआ है। अगर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें तो यूएई के साथ हमारा समझौता जो हुआ है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के क्षेत्र में यहाँ पर यूएई के साथ समझौता हुआ है। उज्बेकिस्तान का हमारा जो समझौता हुआ है उज्बेकिस्तान के साथ, वो सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा समझौता हुआ है। तो ये चारों ऑप्शंस जिसमें कि हमारे भारत ने किसी न किसी के साथ कुछ समझौते किए हैं। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर है और सिंगापुर का जो करेंसी है वो सिंगापुर का ही डॉलर है। सिंगापुर डॉलर यहाँ की करेंसी है। और अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका नाम है ली शेन लुंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कैपिटल ऑफ सिंगापुर, प्रधानमंत्री ली शेन लुंग, करेंसी सिंगापुर डॉलर। जापान के साथ कुशल कामगारों के क्षेत्र के लिए 14 क्षेत्रों में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए टेक्सटाइल के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यूएई के साथ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और सौर ऊर्जा के लिए उज्बेकिस्तान के साथ हमारा समझौता हुआ है। अगला सवाल है, पावर ग्रिड हैज जॉइंड हैंड्स विद विच स्टेट टू इम्प्रूव टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन हिली एरियाज। दूर संचार की जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए, हिली एरियाज में उसको बढ़ावा देने के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में पावर ग्रिड ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ यहाँ पर यह समझौता किया गया। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी शिमला है जो कि ग्रीष्म राजधानी है, और अगर उसकी दूसरी राजधानी धर्मशाला भी है। ठंडा के समय में धर्मशाला इसकी राजधानी बनती है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर राज्यपाल हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। सबसे पहला जो स्काई पार्क बनाया गया है, फर्स्ट स्काई पार्क, इंडोर स्काई पार्क है ये, फर्स्ट स्काई पार्क जो बनाया गया है वो भी शिमला के पास कुफरी एक जगह है वहां पर बनाया गया है। और कुफरी ही वो जगह है जहां की डॉपलर वेदर रडार, मौसम रडार एक लगाया गया है जिसे हर्षवर्धन जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो कुफरी में वो लगाया गया है। अगर यहाँ के स्टेट एनिमल की बात करें तो वो है स्नो लियोपार्ड।
कैपिटल शिमला एंड धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, स्टेट एनिमल स्नो लियोपार्ड। अगले सवाल में चलते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर जियो हैजार्ड मैनेजमेंट। जियो हैजार्ड मैनेजमेंट भू खतरा प्रबंधन, भू खतरा प्रबंधन, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? इसरो के साथ, डीआरडीओ के साथ, बार्क के साथ या सीएसआईआर के साथ? तो इसका सही जवाब है डीआरडीओ। डीआरडीओ के साथ यह समझौता किया गया है जिसमें कि भू खतरा प्रबंधन के लिए काम किया जाएगा। अगर हम इनके चेयरमैन की बात करें तो इसरो के चेयरमैन हैं के सिवन, इसरो के चेयरमैन है। डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं वो हैं सतीश रेड्डी, ये डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। बार्क के अगर डीजी की बात करें तो इनका नाम है AK मोहंती, और अगर सीएसआईआर के डीजी की बात करें तो ये हैं डॉक्टर शेखर मंदे। डॉक्टर शेखर मंदे यहाँ के सीएसआईआर के डीजी हैं। सीएसआईआर के चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री यानी अभी हर्षवर्धन जी जो हैं वो इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। चेयरमैन इसरो के सिवन, डीआरडीओ के सतीश रेड्डी, डीजी बार्क AK मोहंती और डीजी सीएसआईआर डॉक्टर शेखर मंदे। Which state has raised the number of working days under मनरेगा from 100 to 150 days? किस राज्य ने मनरेगा के तहत 100 दिनों से बढ़ा करके 150 दिन कर दिया है? तो सबसे पहले मनरेगा की अगर बात करें तो मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? मनरेगा एक्ट जो है वो 2005 में पास किया गया था। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद उस समय में मनमोहन सरकार में मंत्री थे, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, और उसके बाद फिर इसे पास किया गया था 2005 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और इसे फिर बाद में 2 फरवरी 2006 को इसे लॉन्च कर दिया गया था। इसके तहत क्या है कि हर एक घर के वयस्क जो हैं, एडल्ट जो हैं, उन्हें 100 दिन का काम पूरे एक वित्त वर्ष में यानी कि अप्रैल से लेकर के मार्च के बीच में पूरे एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का काम दिया जाएगा। तो किस राज्य ने इसको 100 दिनों से बढ़ा करके 150 दिन 150 डेज किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, केरला, उत्तराखंड या वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो आपका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने अभी घोषणा किया है कि 100 दिनों से बढ़ा करके इसे 150 दिन किया जाएगा। उन्होंने एक और ऐप की भी लॉन्चिंग की है जिसका नाम है आजीविका ऐप। आजीविका ऐप क्या है? तो ये रोजगार को ढूंढने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार ढूंढने के लिए एक ऐप बनाया गया है, आजीविका ऐप। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड का जो की स्थापना दिवस है वो है 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी राजधानी है देहरादून। इसकी राजधानी है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जो कि अक्सर सवालों में आता है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बंगाल टाइगर के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर और भी कई नेशनल पार्क हैं, जैसे कि नंदा देवी फ्लावर नेशनल पार्क या फिर राजाजी नेशनल पार्क जो कि हरिद्वार में है। देहरादून में भी डॉपलर वेदर रडार लगाया गया है, वही डॉपलर वेदर रडार जो कि हिमाचल के शिमला के कुफरी में लगाया गया है, यहाँ पर भी वो रडार लगाया गया है। और अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन जी के साथ सरकार ने यह घोषणा की है कि वो एक शो लाएगी जिसका नाम होगा 100 डेज इन हेवन। 100 डेज इन हेवन जो कि अमिताभ बच्चन जी पेश करेंगे, वो शो होगा जो कि उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देगा। स्टेट फॉर्मेशन 9 नवंबर 2020, कैपिटल देहरादून, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। यहाँ का जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है और साथ ही संस्कृत भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ की
बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि सवालों में अक्सर आता है। स्टेट एनिमल अल्पाइन मस्क डियर है, कस्तूरी मृग, यह कस्तूरी मृग है अल्पाइन मस्क डियर। और स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनाल। स्टेट बर्ड जो है हिमालयन मोनाल, ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है, यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अगला सवाल है, इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। ये आर्क ब्रिज क्या होता है? ये चाप सेतु इसे हिंदी में कहते हैं। ये इस तरह से चाप सेतु रहता है जिसमें कि दोनों एंड पर यहां पर सपोर्ट दिया हुआ रहता है। लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज कहां पर शुरुआत की गई है? ऑप्शन है आपके मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या असम। तो सही जवाब है मेघालय। मेघालय में इसकी शुरुआत की गई है। मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय का स्थापना दिवस अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है। 21 जनवरी को मेघालय का स्थापना दिवस था। 21 जनवरी 1972 को यह स्थापित किया गया था। जो स्टेट फॉर्मेशन एक्ट था 1971 का, जिसके तहत काफ़ी राज्य बने थे, राज्य पुनर्निर्माण अधिनियम आया था, तो उसमें बहुत सारे राज्य बनाए गए थे। उसमें ये भी एक राज्य 21 जनवरी 1972 को बनाया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा। कॉनरेड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के लोग पाए जाते हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मेघालय के बारे में कुछ पूछे जाते हैं वो है कि मेघालय की बाउंड्री जो है वो किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। और यहाँ पर एक नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पर कि एशियन एलिफेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में। यहाँ पर बहुत सारे झील भी हैं जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण झील जैसे कि उमियम लेक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम गुवाहाटी से मेघालय शिलोंग की तरफ चलते हैं तो शिलोंग उस रास्ते में ये उमियम लेक आता है। मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय में एक जगह है जो इसका की नाम है मौसिन राम। मौसिन राम जो जगह है वो धरती का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला जगह है, हाईएस्ट, इसीलिए इसे वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, पूरे धरती में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय के मेनली 3 भाग हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया, ये मेनली 3 हैं। इन्हीं तीनों में अलग अलग फिर डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, ईस्ट गारो, वेस्ट गारो, इस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं, गारो, खासी, जैंतिया। इसलिए ये और ये तीनों हिल्स के भी नाम हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक और ख़ास बात होती है खासी में, एक ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर मैट्रिलिनियल सोसाइटी होती है। यहाँ पे मैट्रिलिनियल सोसाइटी होती है। जैसे हमारे यहाँ विवाह के बाद लड़कियाँ लड़कों के घर जाती हैं, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ पर लड़के जो हैं वो विवाह के बाद लड़की के घर जाकर रहते हैं और वहाँ पर अपना घर बसाते हैं। ये खासी में और कुछ गारो या जैंतिया में भी होता है और साथ ही केरला में भी एक ट्राइब है, वहाँ पर भी ये चीज़ होती है। तो खासी इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर स्टेट फॉर्मेशन की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को ही थी। मेघालय शिलोंग, मेघालय की राजधानी जो है वो शिलोंग है। चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा है। गवर्नर राज्यपाल सत्यपाल मलिक का। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व्स है। मौसिनराम वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। गारो, खासी, जैंतिया हिल्स यहाँ पर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सॉ वॉज रिसेंटली इन न्यूज में था। ये किसने इसे बनाया है? इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO, हॉल, डसॉल्ट एविएशन या पवन हंस। तो ये है क्या, पहले 100 इसके बारे में समझ लें हम थोड़ा सा। तो ये 100 जो है ये एक एयरफील्ड हथियार है। एयरफील्ड हथियार, इसमें होता क्या है कि ये 100 किलोमीटर तक, अराउंड 62 मील तक, 100 किलोमीटर तक ये धरती पर किसी भी तरह का टैंक या फिर कोई भी बंकर,
कुछ भी ऐसा अगर बना हुआ है तो उसे मार गिराने में ये काफ़ी प्रिसीजन के साथ, काफ़ी सूक्ष्मता के साथ ये उन्हें मार गिराने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर तक है। तो इसे किसने बनाया है? डीआरडीओ ने, हॉल ने, दसॉल्ट एविएशन ने या पवन हंस ने? तो डीआरडीओ ने इसको बनाया है, डीआरडीओ के द्वारा ये बनाया गया है। दसॉल्ट के द्वारा कौन सा बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दसॉल्ट भी। दसॉल्ट के साथ राफेल बनाया गया, ये फ्रांस की कंपनी है, दसॉल्ट फ्रेंच कंपनी है, उसके द्वारा। पवन हंस हमारा हेलीकॉप्टर बनाता है। और डीआरडीओ ने हॉल के साथ मिलकर के, हॉल के साथ, लेकिन मेनली ये डीआरडीओ के लैब में ही बनाया गया है, इन हॉल के साथ मिलकर के इसको बनाया है। Which state has topped the ranking among hilly states in the recently released India Innovation Index 2020? पहाड़ी राज्यों में कौन सा राज्य है जो कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में रैंक 1 हुआ है? तो हमने कल ही बात की थी, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 ये कौन रिलीज करता है? नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज की जाती है। ये दूसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है। पहला इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में रिलीज किया गया था। तो इस सवाल के लिए कौन से हिली स्टेट है जो कि टॉप किया? उसके आपके ऑप्शन से हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड या मणिपुर। तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा यह सबसे हाईएस्ट रैंक है। उत्तराखंड हिली राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में सेकंड पर है, जबकि मणिपुर थर्ड पर है, जबकि कर्नाटका जो है वो सभी प्रमुख राज्यों में पहले स्थान पर है। कर्नाटका सभी प्रमुख राज्यों में पहले स्थान पर आता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। नीति आयोग के जो डी फैक्टो चेयरमैन हैं वो हैं, इसके वाइस चेयर प्रेसिडेंट भी है, इसका वाइस डी फैक्टो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो हैं वो दोनों एक ही हैं, और वो हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार जी यहाँ इसके डी फैक्टो चेयरमैन हैं, जबकि इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सीईओ जो हैं वो हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके चेयरमैन जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जिन्हें कहा जाता है। पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगर हम इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात करें और इनोवेशन के बारे के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत जो है वो अपना सेकेंड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च किया है। भारत के साथ है कि वो अपने जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 0.7% ही अपना खर्च करता है अनुसंधान एवं विकास में, जबकि जो ज़्यादा विकसित जिनका की इनोवेशन इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि इजराइल या स्वीडन, ये करीब 4 से 5% अपने जीडीपी का खर्च कर लेते हैं। जो WIPO है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च करता है। 2020 का उसने लॉन्च किया है, जिसमें कि भारत का 48वां स्थान है 2020 में, जो कि 2019 में भारत का 52वां स्थान था। इसका जो टॉप रैंकर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो टॉप रैंकर है वो है स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद US, UK और नीदरलैंड्स। इसकी जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है WIPO का, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का, वो है जिनीवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। आइए अब अगले सवाल पर चलो। Which of the following is a joint exercise by Indian Navy, Indian Army, Indian Air Force and Indian Coast Guard? भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और तटरक्षक सेना, ये चारों के द्वारा मिलाकर के कौन सा एक्सरसाइज अभी होने वाला है? आपके ऑप्शन है मिलन, कवच, इंद्रधनुष, सागर कवच। तो आपका सही जवाब है कवच। कवच जो है वो चारों को एक साथ मिलाकर के होने वाला है। मिलन जो है वो क्या है? वो है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। हमने कल डिस्कस किया था अपने बहुत सारे डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में, जिसने कि हमने बात की थी डोमेस्टिक एक्सरसाइज, बायलैटरल एक्सरसाइज और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जैसे कि मालाबार है, उसी तरह मिलन है। मिलन में बहुत सारे देश हैं। 2014 में तो 17 देश थे। 2014 में 17 देश थे, लेकिन मुख्यतः मिलन की शुरुआत 1995 में हुई थी, जिसमें कि 5 देश थे, इंडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 5 देश थे। कवच के बारे में मैंने बता ही दिया कि ये इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड सभी मिल करके ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। इंद्रधनुष एक्सरसाइज जो है वो भारत और यूके की, इंग्लैंड की जो वायुसेना है उसके द्वारा ये एक्सरसाइज किया जाता है। भारत और यूके, भारत और इंग्लैंड की वायुसेना के द्वारा
ये एक्सरसाइज किया जाता है इंडिया एंड यूके। सागर कवच जो है वो सागर कवच भारत की नौसेना नेवी और भारतीय तटरक्षक यानी कि कोस्ट गार्ड इन दोनों के साथ मिलकर के जो एक्सरसाइज करते हैं ये इसे सागर कवच कहा जाता है। ये दोनों एक और एक्सरसाइज भी करते हैं जिसका नाम है सी विजिल। सी विजिल भी ये एक्सरसाइज दोनों के मिलकर के होती है। अगला सवाल है यूएस हैज डिसाइडेड टू रिज्वाइन विच इंटरनेशनल एजेंसी अगेन। अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को दोबारा से ज्वाइन करने के लिए सहमति दी है। तो आपको पहले बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, 45वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने कुछ संगठनों को छोड़ दिया था जब वो राष्ट्रपति थे। जैसे कि उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अपने हाथ खींच लिए थे, फिर उन्होंने बहुत सारे संगठनों को छोड़ दिया था। जबकि जो बाइडेन जो कि वहाँ के अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने शपथ ली है, 46वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है। तो उन्होंने आते के साथ ही अपने पूर्व जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके कुछ जो निर्णय थे उसको उन्होंने उलट दिया है और उन्होंने अभी सहमति दी है कुछ चीज़ों को दोबारा से ज्वाइन करने की। तो वो कौन से ऐसी एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे कि ज्वाइन करने की जो बाइडेन या अमेरिका ने सहमति दी है। तो आपके ऑप्शंस हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। तो सही जवाब है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को उन्होंने ज्वाइन करने की सहमति दी है। साथ ही उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट यानी कि पेरिस जलवायु समझौते को भी शामिल होने की सहमति दी है। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, जबकि WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा में है। UNHRC का हेडक्वार्टर जो है वो भी जिनीवा में है और WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का भी हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा में ही है। इन तीनों का जिनीवा में, जबकि इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। WHO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है और इसके जो अभी DG हैं, जो महानिदेशक है, उनका नाम है टेड्रोस एडहैनम यहाँ के DG हैं, डायरेक्टर जनरल। अगला सवाल देखते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इंडक्टेड इंडिजिनस मार्शियल आर्ट फॉर्म्स इनटू खेलो इंडिया यूथ गेम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो खेल मंत्रालय है उसने कुछ हमारे मार्शियल आर्ट फॉर्म को, मार्शियल खेलों को, जो कि हमारे स्वदेशी मार्शियल खेल हैं, उनको खेलो इंडिया यूथ गेम में सम्मिलित होने की सहमति दे दी है। तो इनमें से कौन से ऐसे मार्शियल गेम्स हैं जिनको कि सही से इनको मेल नहीं कराया गया है? ये आपका ये खेल के नाम हैं और ये सारे वहाँ कहाँ खेले जाते हैं उनके नाम हैं। तो इनमें से किन्हें सही से मेल नहीं कराया गया? तो आपको पहले बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो 2021 में कहाँ होने वाला है? हरियाणा में ये खेल होने वाला है। इसके लिए खेलों को सहमति दी है, उसमें खेले जाएंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं कलारीपयट्टू केरला का, गटका गुजरात, थांगटा मणिपुर या मलखम सेंट्रल इंडिया मध्य भारत। तो ये चारों ऑप्शंस हैं और इसका सही जवाब है गटका गुजरात। यानी कि गटका गुजरात जो है इस क्वेश्चन का जरूर सही जवाब है, लेकिन गटका गुजरात जो है ये सही मेल नहीं है। गटका जो है वो कहाँ खेला जाता है? वो पंजाब में खेला जाता है, जबकि कलारीपयट्टू केरला में ही खेला जाता है। थांगता जो है वो मणिपुर का ही मार्शल आर्ट फॉर्म है और मलखम जो है वो हमारे मध्य भारत में, मुख्यतः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसे खेला जाता है। अगर हम कलारीपयट्टू और इन सारे खेलों की बात करें तो कलारीपयट्टू के बारे में बता दूं कि कलारी का मतलब होता है युद्ध का मैदान, तो युद्ध का बैटलफील्ड। कलारी का नाम संगम लिटरेचर में मिला है, संगम लिटरेचर में भी इसका जिक्र किया गया है। तो ये केरला में खेला जाता है, वहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है ये। गटका जो है वो पंजाब में, गटका में वुडन स्टिक, लकड़ी का सामान यूज किया जाता है, वुडन स्टिक यूज किया जाता है। मलखम्ब जो है वो एक बड़े से
या तो सागवान के या शीशम के पेड़ पर, शीशम के जो लकड़ी है उस पर तेल वगैरह लगाया हुआ रहता है और रस्सी की मदद से मलखम किया जाता है। ये मुख्यतः मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जो स्टेट स्पोर्ट है वो भी मलखम है। थांगता जो है वो मणिपुर का है। मणिपुर में इसमें डांस वगैरह सभी किए जाते हैं और इसमें एक ड्रिल किया जाता है जो कि लड़ाई की तरह दिखता है, एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। अदर मार्शल आर्ट फॉर्म जो है वो है, अगर आप समझ पा रहे हो, जूडो, कराटे, ये सारे अदर मार्शल आर्ट फॉर्म्स भी कहे जाते हैं। कलारीपयट्टू केरला में इसकी ओरिजिन है। कलाड़ी का मतलब होता है बैटल फील्ड, युद्ध का मैदान। ये बहुत ही पुराना फाइटिंग सिस्टम में से एक है। गटका जो है वो पंजाब में उसकी ओरिजिन है और ये वुडन स्टिक लकड़ी के एक छोटे छोटे टुकड़ों से खेला जाता है। इसमें जब खेलने की समय में ये आजकल टी शर्ट वगैरह पहन करके और ये माथे पर एक पगड़ी बांध करके इसको खेला जाता है। थंगता जो है वो मणिपुर में है। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डांस करते हुए और वेरियस ड्रिल्स दिखाते हुए खेला जाता है। मलखम जो है वो मेनली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, सेंट्रल इंडिया में खेला जाता है। मध्य प्रदेश क्या है, स्टेट स्पोर्ट है, राज्य खेल है, राजकीय खेल जिसको कहा जाता है। और इसमें जिम्नास्ट की तरह से एक वुडन पोल पर ऊपर नीचे करके ये खेल खेला जाता है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी लैम्प को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।